हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो भाई फॉर्मूला शीट लेके आ गया हूँ मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स के ऊपर। हम लोग सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस डिस्कस करने वाले हैं। आपको लेक्चर मिल गया होगा, कौन सा सर? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का फॉर्मूला शीट वाला। आज हम लोग क्या देखेंगे सर? फॉर्मूला शीट पूरे मॉडर्न फिजिक्स की एंड सेमीकंडक्टर्स की। मॉडर्न फिजिक्स में 3 चैप्टर्स आते हैं, दैट इज डुअल नेचर, न्यूक्लियर एंड एटम्स। इन तीनों के फॉर्मूलेस इंक्लूडेड होंगे। और सेमीकंडक्टर्स एज यू नो थियोरेटिकल चैप्टर है। सारे फॉर्मूलाज जो भी 2-3-4 फॉर्मूलाज है वो इंक्लूडेड है। डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो माइंड मैप सीरीज यूट्यूब पे है, साइंस समुराई माइंड मैप सीरीज फिजिक्स के लिए सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा, जिसमें सारे डिटेल में फॉर्मूलेस रिवाइज करवाए गए हैं। पूरा चैप्टर डिटेल में रिवाइज करवाया गया है। फॉर्मूला शीट की बात करता हूं तो थोड़ा अपन हाइलाइटर का यूज कर लेंगे, जहां पर मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हाईलाइट करने वाला हूं। तो पहला बेटा पोर्शन अपने पास होता है इंपॉर्टेंट, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन साहब ने दिया था, तो उसके सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। दैट इज एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू फाई दैट इज वर्क फंक्शन के ई मैक्स के बराबर। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? फोटोन की एनर्जी एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी एस। वी एस यहाँ पर क्या है सर? स्टॉपिंग पोटेंशियल है। एच न्यू नॉट यहाँ पर क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। एच न्यू क्या है? एनर्जी ऑफ द फोटोन। हाँ सर, यहाँ पर देखिए एच सी बाय लैम्डा, इसको ही मैं लिख सकता हूँ एच सी बाय लैम्डा। हाँ गुरुजी, एच सी बाय लैम्डा। एच सी बाय लैम्डा नॉट क्या है सर? लैम्डा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड ईवीएस इज द काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर आपको निकालना है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आप कैसे निकाल सकते हो सर? काइनेटिक एनर्जी मैक्स को ई से डिवाइड कर सकते हो। हाँ सर, कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू स्टॉपिंग frequency of light must be greater than or equal to the threshold frequency and wavelength of light falling must be less than or equal to the threshold wavelength। इन दोनों का उल्टा रिलेशन आता है, आपको मालूम है, ये आप डिटेल में पढ़ चुके हो। इन सारे फॉर्मूलेस को आप ठीक से नोट कर लेना, हमेशा सवाल आता है। दैट इज ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर उसके बाद भाई जनरल एनर्जी ऑफ फोटोन पे क्या क्या फॉर्मूलेस बन सकते हैं सर? एच सी बाय लैम्डा एच न्यू। इसको आप मीटर्स में कैसे लिख सकते हो? तो ये बड़ा आपको फॉर्म सीधा आंसर दे देगा जूल्स में। लैम्डा बस आपको मीटर में पुट करना है। सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे करें? अगर लैम्डा नैनोमीटर में, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। सर अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे लाए? तो ये फॉर्मूलाज आप यूज कर सकते हो। आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा शॉर्ट होगी इस वाले फॉर्मूले से। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता था, दैट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ में इतने सवाल आपको बोर्ड्स में नहीं मिलेंगे, लेकिन मैंने कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी ऐड कर दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यस सर। यहाँ पर लैम्डा क्या है सर? लैम्डा इज द वेवलेंथ एच बाय मोमेंटम, एच बाय पी मोमेंटम है। इसको हम लोग एम वी लिख सकते हैं। इसको हम लोग रूट टू एम के ई लिख सकते हैं। हाँ सर, रूट टू एम के ई भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग रूट टू एम क्यू डेल्टा वी भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी। हम लोग इसको कैसे प्रूफ करते थे? वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी इज द वर्क डन। यस सर, ठीक है। फिर उसके बाद का लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, सीधा आपको रिलेशन याद रखना है। ये पूरा रिलेशन आपको सीधा एज इट इज याद रखना है। फिर लैम्डा ऑफ प्रोटॉन का भी पूरा एज इट इज रिलेशन आपको याद रखना है। लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन, इन पे मैं कहूंगा ज्यादा सवाल नहीं आते, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे एक बार सवाल पूछा, इसलिए इन पे भी सवाल पूछ सकते हैं। लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन ये होता है, एंगस्ट्रॉम में आती है वैल्यू। लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल ये होता है, सारे केसेस में एंगस्ट्रॉम में वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। कुछ अच्छे सवाल में आपको ये सवाल देखने को मिल सकता है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय क्यू डी आर, अगर मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो। या फिर लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय क्यूईटी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन होगा तो। या फिर एक सवाल ऐसा भी अच्छा पूछा था एक बार, मुझे याद है कि यहाँ पर केबी का टर्म यूज किया था, दैट इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यहाँ पर रूट थ्री एम के बी इंटू टी। यहाँ पर टी क्या है? कैपिटल टी इज द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ केबी के साथ ये लैम्डा को रिलेट किया था, तो ये फॉर्मूला अपने को यूज करना था। तो उसमें ये सवाल आ गए थे। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के सारे टाइप के सवाल
इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे बिल्कुल सर। एनर्जी ऑफ फोटोन, ये महा फॉर्मूला एनर्जी ऑफ फोटोन सॉल्व हो जाएगा। और डी ब्रॉगली यहाँ पर, और ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इससे सारे आपके फॉर्म्स हो जाएंगे। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी से बस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे ग्राफ्स रिवाइज करने हैं, जो ऑब्जर्वेशंस आए थे लिनार्ड और हर्ट्ज की, वो आपको रिवाइज करने हैं। तो ये अपनी पहली फॉर्मूला पेज बनता है आपका। ये फॉर्मूलेज आप अच्छे से देखो, फास्ट में मैं थोड़ा बोल रहा हूं क्योंकि कम समय में अपन ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूलेज देख सके। यस सर, फिर से बता देता हूं, ये क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्या था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और ये क्या था, एनर्जी ऑफ फोटोन पे पूरी बात। यस सर। नेक्स्ट में भाई यहाँ पर एटम्स की सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज मैंने लिखे हैं। एटम्स एक ऐसा चैप्टर है जहां पर डेरिवेशंस आपको करके जाने पड़ेंगे। सीधा मैंने फॉर्मूलेज लिखे हैं, और ज्यादा ही चीजें होंगी, कम चीजें इसमें नहीं मिलेंगी, ज्यादा ही चीजें हैं, इसलिए आप ध्यान से कर सकते हो। डेरिवेशंस के लिए हम लोग 2 रिलेशंस यूज करते थे, दैट इज k/z² इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग करते थे पहली इक्वेशन में। ये पहली इक्वेशन आती थी। और फिर हम लोग बोर्स की क्वांटाइजेशन इक्वेशन यूज करते थे, NH/2π इज इक्वल टू mvr। ये 2 इक्वेशंस हम लोग यूज करते थे, और वेरियस टर्म्स हम लोग बोर्स से डिराइव करते थे। तो ये 2 इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए। ये क्या है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये क्या है, बोहर की एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन। यस सर, कुछ छोटे मोटे टर्म्स आपको मालूम होने चाहिए, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ये आपको पता होना चाहिए। फिर डायरेक्ट रिलेशन आपको याद रखना है, डायरेक्ट इस पे रेशियो बेस्ड सवाल बनने के चांसेस है। एग्जैक्ट रिलेशन आप डिराइव कर सकते हो, डेरिवेशंस आपको करने पड़ेंगे। 0.53 n²/z एंगस्ट्रॉम में ये वैल्यू आती है। V0 की क्या आती है सर, 2.18 × 10⁻6 Z/n मीटर्स पर सेकंड में वैल्यू आती है। काइनेटिक एनर्जी nth ऑर्बिट की प्लस पॉजिटिव होती है, 13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, 27.2 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। टोटल एनर्जी -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। आपको ये नजर आ रहा होगा कि जैसे ही हम लोग n की वैल्यू बढ़ाते हैं, n की वैल्यू बढ़ाने से क्या होगा, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी घटेगी। टोटल एनर्जी नेगेटिव क्या बताता है, बाउंडेड सिस्टम है, एटम और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन है, इसलिए बाउंडेड सिस्टम, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव का टर्म आ रहा है। फिर यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू -T, माइनस का रिलेशन है, मैग्नीट्यूड इनका सेम ही है। पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, ये आप रिलेशंस याद रख सकते हो। फिर उसके बाद एक छोटा फॉर्मूला आता था, दैट इज जिसपे सवाल बनने के चांसेस है। एनसीईआरटी का एक सवाल गोल्ड पे दिया गया है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज 2kZe² अपॉन हाफ m अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग अल्फा पार्टिकल के लिए डिफाइन करते थे बाय रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, हम लोगों ने इसको डिराइव भी किया था। यस सर, तो ये आप सीधा रिलेशन याद रख सकते हो, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। फिर एक इंपैक्ट पैरामीटर का टर्म आता था। इंपैक्ट पैरामीटर में अपन क्या करते थे, जब भी थीटा 180 डिग्री होगा तभी इंपैक्ट पैरामीटर 0 होगा, दैट इज इंपैक्ट पैरामीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थीटा, दैट इज द डिफ्लेक्शन। यस, उसके बाद थोड़े एक्स्ट्रा मैंने बता दिए, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू n³/z²। टाइम पीरियड का उल्टा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, दैट इज z²/n³। फिर उसके बाद एसी में अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, तो ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू f। तो जैसे f का रिलेशन है वैसे ही ओमेगा का रिलेशन आएगा, दैट इज z²/n³। यहाँ पर ये एक रिलेशन पूछा था बोर्ड्स ने डेरिवेशन के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड n के कैसे प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n⁵ और z के टर्म्स में n³ के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का मैंने लिख दिया है। यस सर। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस में हम लोग क्या देखते थे सर, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन n फाइनल माइनस n इनिशियल, n फाइनल माइनस n इनिशियल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है, सपोज फोर्थ से सेकंड पे आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, फोर्थ से सेकंड पे आ रहा है तो अपन वो निकाल सकते हैं ऐसे, एन फाइनल मतलब फाइनल स्टेट कौन सा है और इनिशियल स्टेट कौन सा है, उसके बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं ये वाला फॉर्मूला। या फिर आप n2 - n1 ब्रैकेट n2 - n1 + 1 डिवाइड बाय 2 से भी आप निकाल सकते हो।
यस सर, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर, के जेड स्क्वायर, के जेड स्क्वायर या के नहीं आर क्या है सर, आर क्या है सर, रेडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स अपने पास वैल्यू है। कैलकुलेशन के लिए 1 बाय आर को आप 912 एंगस्ट्रॉम ले सकते हो। बोलने में यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो गई तो माफ करना, क्योंकि फास्ट में चीजें रिवाइज कर रहा हूँ, इसलिए जो पेज पे लिखा है वो सही ही होगा। तो इसका क्या आता है, एन फाइनल स्क्वायर माइनस एन इनिशियल स्क्वायर का आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपने ऐसे पढ़ा होगा n2 स्क्वायर माइनस n1 1 बाय n1 स्क्वायर। तो ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए क्योंकि लैम्डा नेगेटिव नहीं होता। यस सर, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं बेटा डेल्टा ई की। डेल्टा ई का क्या आता है सर, 13.6 जेड स्क्वायर बाय सेम रिलेशन आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर आएगा, दैट इज 13.6 जेड स्क्वायर, और वो रिलेशन कॉपी पेस्ट एग्जैक्टली हो जाएगा। यस सर, देख लो बेटा, ये तो देख सकते हो बेटा, ये सारे फॉर्मूलेस मैंने लिखे हैं यहाँ पर क्लियरली। यस सर, नेक्स्ट भाई हमारे पास किसके फॉर्मूलेस आते हैं सर, न्यूक्लियर के फॉर्मूलेस। न्यूक्लियर एक छोटा चैप्टर है जिससे डायरेक्ट सवाल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा एक्स जेड, और ये ए क्या है, मास नंबर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर है, दैट इज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आप कैसे निकाल सकते हो सर, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल सकते हो। फिर उसके बाद एवरेज एटॉमिक मास का आपके पास कॉन्सेप्ट था जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। आइसोटोप्स के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं समेशन ऑफ रिलेटिव अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 100 अपन ये डिफाइन करते हैं एवरेज एटॉमिक मास, जो आइसोटोप्स के केस में आता है। आपके एनसीईआरटी में क्लोरीन का एग्जांपल दिया है, तो उससे अपन लोग सॉल्व कर सकते हैं। यस सर, उसके बाद हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट आता है सर, मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट आता है। मास डिफेक्ट में हम लोग क्या देखते हैं सर, जो हम लोग पूरा सॉल्व करके कुछ वैल्यू निकाल रहे हैं, दैट इज हम लोग जो हमें जो लग रहा है आंसर जो हम लोग निकाल रहे हैं, जैसे z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो अपने को लग रहा है कि सर ये न्यूक्लियस की वैल्यू होनी चाहिए जो हम लोगों ने कैलकुलेट की है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल आती है वो ये आती है, दैट इज मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये मास ऑफ न्यूक्लियस जो एक्सपेरिमेंटल आता है वो कम होता है जो हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो इसके बीच में कुछ डिफेक्ट आता है, तो वो मास का डिफेक्ट कहाँ पे गया सर, वो न्यूक्लियस को बाइंड करने में गया। इसलिए हम लोग क्या डिफाइन करते हैं सर, बाइंडिंग एनर्जी डिफाइन करते हैं, दैट इज डेल्टा एमसी स्क्वायर। डेल्टा एमसी स्क्वायर से हम लोग बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेते हैं। तो स्टेबिलिटी अगर आपको पूछेगा, जो कर्व दिया गया है, तो स्टेबिलिटी का क्या कंसेप्ट होता है सर, स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय ए। यस सर, फिर उसके बाद मास एनर्जी इक्विवेलेंस आता है, दैट इज E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, दैट इज मास इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, m इज इक्वल्स टू E बाय c स्क्वायर। ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। यस सर, उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, दैट इज क्यू फैक्टर, जो हम लोग रिएक्शंस में यूज करते हैं। तो क्यू फैक्टर क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू c स्क्वायर। और एक उसका एक्सप्रेशन होता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, और एक उसका रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये आप सारे क्यू फैक्टर के रिलेशन से याद कर सकते हो। क्यू पॉजिटिव का भी होता है, एक्सोथर्मिक के केस में क्यू पॉजिटिव होता है, एंडोथर्मिक के केस में क्यू नेगेटिव होता है। क्यू पॉजिटिव क्या सिग्निफाई करता है सर, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बने। क्यू नेगेटिव क्या सिग्निफाइज करता है कि प्रोडक्ट्स आर लेस स्टेबल एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट। उसके बाद सेमीकंडक्टर्स की छोटे छोटे फॉर्मूलेस आते हैं, दैट इज Ne इंटू NH इज इक्वल्स टू Ni स्क्वायर। और यहाँ पर इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स में ये आपको देखने को मिलता है कि Ne इज इक्वल टू NH इज इक्वल्स टू Ni। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपको मालूम है सर, हम लोग ग्रुप 15 एलिमेंट यूज करते थे, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता था, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। फिर उसके बाद क्या था सर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग ग्रुप 13 एलिमेंट यूज करते थे। ग्रुप 13 एलिमेंट एक एक्स्ट्रा होल प्रोवाइड करता था, तो नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद क्या है सर, आर डी इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा आई, जो हम लोग फॉरवर्ड बायस में यूज करते थे, दैट इज डायनामिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। जो ग्राफ में आपका ग्राफिकल सवाल है एनसीईआरटी का, वो इस फॉर्मूले से होगा। फिर उसके बाद अपन हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ते थे, जो हाफ वेव को ही रेक्टिफाई कर रहा था, तो जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है। फुल वेव रेक्टिफायर क्या कर रहा था सर, फुल वेव को रेक्टिफाई कर दे रहा था, तो इस केस में क्या आ रहा था, 2f0
आ रहा था, मतलब इनिशियल फ्रीक्वेंसी अगर एफ नॉट है तो फाइनल फ्रीक्वेंसी उसकी डबल हो जा रही थी। ये दो पे बोर्ड्स ने सवाल पूछा है। एक बार उसने 50 हर्ट्ज दिया था, इनिशियल 50 हर्ट्ज दिया था, तो उसने बोला था हाफ वेव रेक्टिफायर में कितना होगा सर, सेम ही होगा 50 हर्ट्ज, और फुल वेव रेक्टिफायर में कितना होगा, डबल होगा, दैट इज 100 हर्ट्ज। तो ये सेमीकंडक्टर्स और न्यूक्लियर के सारे फॉर्मूलेज है, इससे ही सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में सीधा चमकते हुए नजर आएंगे। तो थैंक यू बच्चों, ये 3 पेजेस में मैंने आपको 4 चैप्टर्स के फॉर्मूले रिवाइज करवा दिए हैं, दैट इज पूरा मॉडर्न फिजिक्स एंड पूरा सेमीकंडक्टर्स। अगर कुछ बोलने में गलती हुई होगी तो उसको निगलेक्ट करना, क्योंकि फास्ट हम लोग ये सेशन रख रहे हैं क्योंकि आपका कम से कम समय में चीजें रिवाइज हो। जैसे ये 15 मिनट में पूरे 4 चैप्टर्स आपके सारे फॉर्मूलेज आपके रिवाइज हो जाएंगे। आपको क्या करना है, सम इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस रिवाइज करना है, जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं वो रिवाइज करने हैं। तो ये था भाई अपना पूरा सेशन। कॉन्फिडेंट रहना, बोर्ड एग्जाम पास है, लेकिन और ज्यादा भी डरना नहीं है, हल्के से चीजें रिवाइज करनी है और अपने दिमाग को काम रखना है। तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, ओके बाय।